हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई में आपके जो अगस्त में एग्ज़ाम होने हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया है 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस के। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा 2018 सन है तब एग्ज़ाम हुए थे, तो उस सेशन में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2018 में, जून 2018 में एग्ज़ाम हुआ था डीईसी का। तो उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं 10 और 15 नंबर के क्वेश्चंस हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन जाए तो भी यही लिखना है, और यदि 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको यही लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमें कौन सा क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन कौन सा है जो हमसे पूछा गया है। 13 से 36 माह के बच्चों में शारीरिक विकास जो क्रियात्मक गत्यात्मक कौशलों के अर्जन में मदद करते हैं को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कौन से कौशल हैं जो 13 से 36 माह के बच्चों में शारीरिक विकास को बढ़ावा देते हैं। तो हमारे पास आंसर है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए मुझे। जीवन काल में शीघ्र विकास की दो अवस्थाओं में एक है बचपन तथा दूसरा है यौवन। जीवन के आरंभिक 6 महीने के दौरान प्रसव पूर्व विशेषताओं का विकास बहुत तेजी से होता है तथा बाद में कुछ धीमा होने लगता है। 13वें महीने से विकास दर काफ़ी तेज़ी से कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, शुरू में जो बच्चे का विकास होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो बाद में धीमी गति से उसका विकास होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है, धीमी गति से चलता है। 2 साल के बच्चे का कद उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जो उसके वयस्क होने पर होगा, उसका आधा हो जाता है। और जो वजन उनके 19 की आयु में होना है उसका 5वां हिस्सा इस उम्र तक हो जाता है। एक ही उम्र के बच्चे एक दूसरे से लंबाई और वजन में काफ़ी हद तक भिन्न हो सकते हैं। तालिका में 1 से 3 वर्ष के सामान्य स्वस्थ बच्चों के औसत वजन तथा कद दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें एक पैरा दिया गया है स्टूडेंट्स। इस इनमें से मेन पॉइंट्स जो कई बार ऐसा होता है एक पंक्ति आपको याद नहीं भी रहती तो कोई बात नहीं, नहीं लिखी जाए तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो, बहुत आसान है। तो ये तालिका ज़रूर लिखनी है, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तालिका 3.1 है हमारे पास, भारतीय बच्चों की औसतन लंबाई और वजन। तो यहाँ पे आयु है 1 वर्ष के बच्चे का वजन, लड़के का कितना होगा 9.5 और लड़कियों का कितना होगा 9.0। 1 वर्ष के लड़के का 9.5 और लड़की का 9.0। और इसके जो लंबाई है, हाइट जिसे कह देते हैं, लड़के की कितनी होगी 75.0 सेंटीमीटर और लड़कियां 72.5 सेंटीमीटर की। और 2 वर्ष के बच्चे हैं यहाँ पे हमारे पास, वजन के लिए है 11.5 लड़के का और लड़की का 11.0। तो हाइट है 85.0 और लड़के की, और लड़की की 83.0। तो 3 वर्ष का बच्चा है हमारे पास, लड़का है 14.0 और लड़की है 13.5। तो हाइट के लिए 94.0 और लड़की है 92.0। तो ये तालिका ज़रूर लिखें, आसान है। जैसे जैसे बच्चे की लंबाई तथा वजन में वृद्धि होती है उसके शारीरिक अनुपात में भी परिवर्तन होता है। सिर का आकार बढ़ता है और 2 वर्ष की आयु में यह बच्चे की लंबाई का लगभग 1/4 हिस्सा हो जाता है। प्रथम वर्ष की अपेक्षा दूसरे वर्ष में बच्चे में धड़ और टांगें, बाहें तीव्र गति से बढ़ती हैं। इस अवधि में बाहों की लंबाई जन्मोपरांत बाहों की लंबाई से 60 से 70% बढ़ती है। टांगों की लंबाई अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ती है और यह जन्मोपरांत टांगों की लंबाई के मुकाबले में 40% बढ़ती है। इन परिवर्तनों के लिए फलस्वरूप इस अवधि में बच्चों का शरीर शिशु के मुकाबले ज़्यादा समानुपाती लगता है और इस कारण उसका संतुलन भी बेहतर होता है। तो इतना पैरा हमारे पास, पैराग्राफ जो है बहुत है। इसमें से यदि 1-2 पंक्तियां छूट भी जाएं कोई बात नहीं है। आप लोग 5 पेज का जो 2 साइडेड पेज होते हैं स्टूडेंट्स, वो 5 पेज का लिखिए और आपको अच्छे अंक मिलेंगे। मेन पॉइंट्स लिखिए। तो आगे देख लेते हैं हम। इस आयु में बच्चे की मांसपेशी तंतुओं की लंबाई तथा मोटाई बढ़ती है तथा मांसपेशियों के नियंत्रण में सुधार आता है। रीढ़ की हड्डी और टांगों तथा बाहों की हड्डियां सख्त होने लगती हैं जिसके कारण बच्चे अपने शरीर के भार को संभाल पाने में असमर्थ होने लगते हैं। इस कारण वे सीधे खड़े हो पाते हैं तथा अधिक जटिल क्रियात्मक कार्यों में दक्षता प्राप्त करने लगते हैं। शरीर में हड्डियों की संख्या भी बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे आपको दक्षता, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो
अधिक जटिल क्रियात्मक कार्यों में उनको बढ़ावा मिलने लगता है। शरीर में हड्डियों की संख्या भी बढ़ने लगती है, छोटी हड्डियां जुड़कर बड़ी हड्डियों का आकार धारण कर लेती हैं तथा कोमलास्थिति तंतु सख्त होकर नई हड्डियों में परिवर्तित हो जाते हैं। बच्चे की आयु 3 वर्ष के होते होते इसके दूध के दांत निकल आते हैं जो लगभग 20 होते हैं। इस अवधि के अंतर्गत दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध तथा स्पर्श संबंधी योग्यताएं भी अधिक विकसित हो जाती हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 13 से 36 माह की अवधि में बच्चे में विकसित होने वाले सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो आंसर देख लेते हैं। 13 से 36 माह की अवधि में बच्चों में कुछ ऐसे सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल विकसित होते हैं जो पहले उनके लिए कर पाना मुश्किल था। ये कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है पकड़ना। 15 महीने के बच्चे वयस्कों की भांति अंगूठे और कनिष्ठ अंगुली के प्रयोग से चीज़ों को पकड़ सकते हैं। कनिष्ठ अंगुली और अंगूठे से किसी वस्तु को पकड़ पाने की यह योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कई कार्यों जैसे लिखने, बटन बंद करने या खाना खाने के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। बच्चे अब समय भोजन खाने में रुचि दिखाते हैं। वे मजबूती से दोनों हाथों में गिलास को पकड़ उसे टेढ़ा कर पानी पी सकते हैं। वे अपने हाथ या चम्मच से समय खाने की जिद तो करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए कुछ भोजन उनके मुंह के आसपास लग जाता है और कुछ भोजन कटोरी से मुंह तक ले जाते हैं। समय गिर भी जाता है और कई बार वो जो गिलास है उनके हाथ से गिर भी जाता है। 36 माह की अवधि में बच्चा बिना गिराए खाना खाना सीख जाता है तथा पानी पीना भी सीख लेता है। तो स्क्रबलिंग है हमारे पास आगे। स्क्रबलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? लकीरों को टेढ़े मेढ़े खींचना, हाथों को टेढ़ा मेढ़ा घुमाना, गोल गोल घुमाना, इधर उधर दाईं बाईं, तो इसको स्क्रबलिंग कहते हैं। लेखन सामग्री से कागज या किसी भी सतह पर आड़ी, तिरछी, टेढ़ी मेढ़ी, गोल, चकोर घसीटों के रूप में लिखाई को स्क्रबलिंग कहते हैं। जीवन के दूसरे वर्ष में ही ये बच्चे पेन, पेंसिल, रंग आदि को पढ़ा देख उन्हें उठाकर कागज, दीवार या किसी भी सतह पर स्क्रबलिंग करने लगते हैं। स्क्रबलिंग लिखाई करने की प्रारंभिक अवस्था है। मांसपेशियों में बढ़ता हुआ समन्वय उन्हें हाथ में चाक, पेंसिल, रंग आदि पकड़ पाने में समर्थ बनाता है, जिससे वे स्क्रबलिंग करते हैं। आगे है हमारे पास स्क्रबलिंग करने में बच्चे इतने संलग्न होते हैं कि व्यस्त होते हैं कि कहीं और देखते हुए भी वे अपने हाथों की क्रियाएं जो हैं उन्हें जारी रखते हैं। इस उम्र में बच्चों का अभी अपने हाथों की क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, अतः कई बार स्क्रबलिंग करते हुए लकीरें कागज से बाहर चली जाती हैं। स्क्रबलिंग करते समय बच्चे बड़े बच्चों और वयस्कों की तरह कलाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वे कंधे से ही पूरी बांह को आगे पीछे हिलाते हैं, जिसमें कंधे और कोहनी दोनों का ही इस्तेमाल होता है। यह अवस्था 2.5 से 3 वर्ष की आयु तक चलती है। कुछ बच्चे जिनका समन्वय बेहतर होता है, समन्वय मत लिखें, तालमेल लिखें, तालमेल बेहतर होता है, 3 वर्ष से पहले ही आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचने की अगली अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो आगे है स्टूडेंट्स हमारा ये 2018 में देखिए 2 क्वेश्चन मैंने पहले पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद कीजिए। और ये तीसरा क्वेश्चन है जो जून 2018 के सेशन में पूछा गया है। पियाजे की संवेदी क्रियात्मक अवधि की 5वीं तथा 6ठी उपावस्था का वर्णन कीजिए। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। अथवा संवेदी क्रियात्मक अवधि की 5वीं और 6ठी उपावस्थाएं अर्थात माह से 24 माह तक की अवधि में विचार शक्ति के विकास का वर्णन कीजिए। आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की 5वीं तथा 6ठी उपावस्था निम्नलिखित है। 5वीं उपावस्था जिस अवधि में बच्चों की विचार शक्ति में परिवर्तन आते हैं, यह अवधि 12 से 18 महीने तक होती है। इसे संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहती हैं। अवधि का उल्लेख इस प्रकार है। पियाजे का बेटा डबल रोटी के एक टुकड़े से खेल रहा था, वह बार बार इस टुकड़े को गिराता। देखिए स्टूडेंट्स, आपके मनोबल में ये क्वेश्चन एक बार पढ़ने से ही बैठ जाएंगे। आम सारी जैसे स्टोरी होती है ना, वैसे उस भांति ये क्वेश्चन के आंसर हैं। बहुत आसान है, तो आप लोगों को याद करने मुश्किल नहीं होंगे। देखिए ये स्टोरियां ही हैं, स्टोरियां ही बन जाती हैं ये। आगे देखते हैं हम। उसने डबल रोटी के छोटे टुकड़े को भी
टुकड़े भी किए और उन्हें भी एक एक करके गिराता गया। टुकड़ों को गिराते हुए वह उन्हें ध्यानपूर्वक देखता है। इससे पहले ही अवधि में शिशु की अभिरुचि केवल टुकड़ों को गिराने में ही थी। किसी चीज को गिराना ही उनके लिए एकमात्र मनोरंजन था। लेकिन अब यह इस घटना में डबल रोटी के टुकड़ों को मात्र देखकर ही गिरता देखकर ही खुश होने की बजाय वह टुकड़ों को गिरने के ढंग का अवलोकन करता है कि कैसे वह टुकड़े गिर रहे हैं, उसको ध्यान में रखता है। अगले दिन खेल के दौरान उसने अलग अलग वस्तुएं, अपना खिलौना, एक डिब्बा, गेंद गिराई और डबल रोटी के टुकड़ों के साथ किए गए अपने प्रयोग को इन वस्तुओं के साथ दोहराया। उसने इन वस्तुओं को गिराने के तरीकों को भी बदला। कभी वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर इन्हें गिराता और कभी अपने हाथ को सिर के पीछे ले जाकर वस्तुओं को गिराता। उसने वस्तुओं को अलग अलग ऊंचाई से गिराने का भी प्रयास किया। जब वस्तु किसी नई जगह में गिरती तो वह उस वस्तु को उसी जगह 2-3 बार फिर गिराता और फिर वह उसे किसी अलग अलग जगह में गिराता। इन सभी घटनाओं में उसका ध्यान और अभिरुचि के साथ वस्तु को गिरते हुए देखता। बहुत आसान है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 1 से 3 वर्ष के बीच किसी बच्चे का अवलोकन। वह वस्तुओं को पैर से धकेलते हुए या फेंकते समय, डिब्बे में वस्तुएं रखते समय, किसी खिलौने को खींचते समय, खाना खाते समय, स्क्रैबलिंग करते समय और ऐसी कई क्रियाओं के दौरान प्रयोग करते हैं। वास्तव में इस अवस्था के बच्चे प्रत्येक क्रिया के दौरान प्रयोग करते हैं। बच्चों में नई चीज़ों को आजमाने की यह उत्सुकता और इच्छा उन्हें समस्याओं का हल निकालने के नए तरीकों की खोज करने में सहायक होता है। संक्षेप में, इस अवस्था में बच्चा नए व्यवहार करना सीखता है तथा अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए नए नए तरीके खोजता है। उदाहरण, वस्तुओं को छोड़ना तथा हर प्रयत्न द्वारा उन तक पहुंचने की चेष्टा करता है। तो आगे हमारे पास छठी उपावस्था है। स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े मत लिखिए। 5 पेज का आपने जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो पूरा करना है। 10 नंबर का हो या 15 नंबर का। छठी उपावस्था, बच्चा 18 माह से लेकर 24 माह तक अपने सोचने के ढंग में भारी बदलाव लाता है। यह संवेदी क्रियात्मक अवधि की छठी उपावस्था है। जो बालिका 5वीं उपावस्था में थी, उसने समस्या को इस प्रकार सुलझाया। उसने चेन के एक छोर को माचिस की डिब्बी में डाला और फिर वह शेष चेन को थोड़ी थोड़ी करके डिब्बी में डालने का प्रयास करने लगी। वह थोड़ी सी ही चेन डिब्बी में डाल पाई थी कि चेन बाहर गिर गई। उसने चेन उठाई और डिब्बी में डालने की इस प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया। चेन पहले की तरह फिर से बाहर गिर गई। एक के बाद एक लगातार 15 बार उसने इस तरीके को आजमाया और हर बार नतीजा एक ही रहा। तो ये पैराग्राफ आपको यहीं तक लिखना है, आगे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आगे आपको नहीं लिखना है। छठी उपावस्था आपको इतनी ही लिखनी है जैसी कि जितनी मैंने पढ़ी है, बहुत है आपके लिए। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट्स जून में भी और दिसंबर 2018 के दिसंबर के महीने में भी पूछा गया है और जून 2018 में भी पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बच्चे एक शब्द के वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा बच्चे 2 शब्दों के वाक्य कब बनाना प्रारंभ करते हैं, इन वाक्यों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा अपने विचार और भाव का अर्थ संप्रेषित व व्यक्त करने के लिए 13 से 36 माह के बच्चे एक शब्द के वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर देख लेते हैं। बच्चे अधिकतर शब्द के उच्चारण के बाद कई शब्द और जोड़ देते हैं। उन शब्द भंडार भरने की गति काफी तेज होती है। उनके पहले शब्द ज्यादातर उन व्यक्तियों वस्तुओं के काम होते हैं जो उनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आमतौर पर बच्चे सबसे पहले अम्मा, बाबा, दूदू जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप सब लोग जानते हो कैसे है ये, कैसे हमें बताया गया है, हमारे सामने क्रियाएं होती रहती हैं। आगे देख लेते हैं। दूसरे जन्मदिन तक अधिकांश बच्चों का शब्द भंडार लगभग 300 शब्दों का होता है। तीसरे साल के अंत तक करीब 900 शब्दों का, परंतु इसका यह मतलब नहीं
कि ये सारे शब्द बोलते हैं जैसे कि हर उम्र में होता है, इस उम्र में भी बच्चे जितने शब्द बोलते हैं वे उससे कहीं अधिक शब्दों को समझते हैं। बच्चे जब बोलते हैं तो छोटे छोटे वाक्य या शब्दों में कहना चाहते हैं, वास्तव में जो कहना चाहते हैं वह शब्द उनके भंडार में नहीं होता है, बोलना नहीं जानते, अतः बच्चे भावात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें माता पिता या पालनकर्ता को बच्चे की ज़रूरत या उसके द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर समझना होता है। उदाहरण, जब बालक पी पी कहता है तो हो सकता है कि इस उच्चारण से उसका मतलब है कि उसे खिलौना चाहिए या उसे खेलने में मज़ा आ रहा है या उसे खिलौना नहीं चाहिए। वास्तव में बच्चा क्या कहना चाह रहा है यह स्थिति को समझकर ही कहा जा सकता है। हमारे साथ हुए हैं, जो पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, हमारे साथ घटनाएं घटती हैं हमारे सामने भी, तो ये भूलने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। आगे देख लेते हैं, बच्चों का शब्दों का उच्चारण व्याकरण के हिसाब से नहीं होता है, फिर भी बच्चा कम से कम शब्दों में या 2 शब्दों को बोलकर अपने वाक्य का भाव प्रकट करता है। कई प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों के से संबंध प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, जब बालक कहता है मम्मी चप्पल, तो वह यह समझना चाहता है कि यह चप्पल मम्मी की है। इस प्रकार शाब्दिक वाक्य में वह भौंकता मम्मी और कर्म चप्पल के बीच संबंध बता रहा है। इस तरह एक अन्य वाक्य, नीना दूधू से तात्पर्य है नीना दूध पी रही है, जो कि नीना और दूध के बीच संबंध को दर्शाता है। इस उम्र में बच्चे वस्तुओं के गुणों के संबंध में बताने के लिए विशेषणों का प्रयोग भी शुरू कर देते हैं। हमने लाल कार, गर्भपान, बड़ा पेड़ जैसे वाक्य अक्सर बच्चों के मुख से सुने हैं। बोलते समय बच्चे अपनी धीमी लय में भी बदलाव लाते हैं, इससे हमें उनके वाक्य समझने में आसानी हो जाती है। सॉरी स्टूडेंट्स, एक जो वर्ड है वो यहाँ पे मिस है, पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी गलती है, तो कोई बात नहीं, मैं बोल के आपको बता रही हूँ। आसानी से हो जाती है जब बच्चे जोर देकर और चाय खिलौना दो और नहीं खाना है जैसे 2 शाब्दिक वाक्य कहते हैं, तो हम उनके अनुरोध और इनकार को समझने में गलती नहीं कर सकते हैं। वाक्य के अंत में सुर का बढ़ाव अर्थात सुर परिवर्तन प्रश्न संप्रेषित करता है, जैसे कि दीदी गई। इस वाक्य में लोगों और वस्तुओं के बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। पापा वो क्या? इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बच्चों के इन प्रारंभिक 2 शाब्दिक उच्चारण में व्याकरण के नियमों का उद्गम होता है। आगे है स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बच्चों को भाषा सिखाने में वयस्कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन छोटे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये आंसर हैं आपके 5 पेज में आसानी से भर जाएंगे। आपके 5 पेज स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स हैं, सभी फालतू की बातें लिखने का कोई भी फायदा नहीं होता है। हमें नंबर चाहिए, अंक चाहिए आपको, तो आप लोग 5 पेज का क्वेश्चन आंसर लिखिए। ये जो जितने भी आंसर हैं मैंने शॉर्टकट आंसर लिए हैं आपके लिए, ताकि आपको इनका फ़ायदा हो और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, आपकी तैयारी जल्दी हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिसंबर 2018 में पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो चलिए, बच्चों को भाषा सिखाने में वयस्कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि देखभालकर्ता किस प्रकार जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चे के भाषाई विकास को बढ़ावा दे सकता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, और आशा करती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में भी इनसे मदद मिलेगी। ज़रूर इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आंसर देख लेते हैं। बच्चे अपने आसपास वयस्कों द्वारा बोली गई भाषा और वह भाषा जो वयस्क विशेष तौर से बच्चे से बात करते समय प्रयुक्त करते हैं, इन सब को सुनकर और समझकर ही भाषा का इस्तेमाल सीखते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है सुनकर और समझकर ही भाषा का इस्तेमाल सीखते हैं। तो आगे आंसर है इसका, इस बात में कोई शक नहीं कि बच्चे से बात करने का हमारा तरीका वयस्कों से बात करने के तरीके से अलग होता है। मुख्य रूप से जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमारी भाषा का स्वरूप
अलग होता है। बच्चों से बात करते समय प्रयुक्त की गई बोली जो स्पष्ट रूप से समझने के लिए शोधकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड किए गए उदाहरण निम्नलिखित हैं। आगे कौन से ये जो रिकॉर्ड हैं वो देख लेते हैं। अले अले गुड्डू का कलेगा, गुम्मी गुम्मी कलेगा, नई नई, पहले गुड्डू नई नाई नाई करेगा, फिर मम्मी गुड्डे को गुमी गुमी को ले जाएगी। ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि इस बोली में निम्नलिखित पहलू सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो हमने वर्ड बोले थे, तुतला के बच्चे बोलते हैं तो माँ भी उनके साथ वैसे ही उनके साथ लाड से ऐसे बात करती है। आगे देख लेते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि इस बोली में निम्नलिखित पहलू सम्मिलित किए गए हैं। पहला है हमारे पास पॉइंट, वयस्कों की भाषा में प्रयुक्त कठिन उच्चारणों को सरल बनाकर इस्तेमाल किया गया है ताकि बच्चे उनकी आसानी से नकल कर सकें और बोल सकें। जैसे कि उपयुक्त उदाहरण में घूमने की जगह गुम्मी, नहाने की जगह नाई नाई इस्तेमाल किया गया है। साथ ही हम यह भी समझते हैं कि अली शब्द में र स्थान पर ल का प्रयोग किया गया है और गुम्मी में ध के स्थान पर ग का। इन शब्दों का उच्चारण बच्चे आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम शब्दों की अपेक्षा संज्ञा शब्द का इस्तेमाल अत्यधिक किया गया है। ऐसे संज्ञा शब्द के इस्तेमाल से वाक्य बच्चों के लिए सरल बन जाते हैं और वे शीघ्र ही समझ जाते हैं कि उनसे क्या कहा जा रहा है। उपयुक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार किया गया है, जैसे गुम्मी गुम्मी, नाई नाई आदि। इन शब्दों के बार बार उच्चारण से बच्चों का ध्यान इन शब्दों पर केंद्रित होता है और इन शब्दों को वे जल्दी सीख जाते हैं। ऐसी बोली का इस्तेमाल करते समय वयस्क ऊंचे स्वर और शब्द के लहजे अर्थात अनुतान का इस्तेमाल करते हुए स्नेहमयी लय धीरे धीरे शब्द बोलते हैं। ऐसा करने से प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से बोला जाता है और बच्चे के लिए उसे सुनकर सीखना आसान हो जाता है। तो 2017 में पूछा गया है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारा सन 2017 में पूछा गया है, बच्चों में स्वायत्तता का विकास क्यों आवश्यक है? टिप्पणी कीजिए। अथवा स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं? 13 से 36 माह के बच्चों में स्वायत्तता विकसित करने का क्या अर्थ है, क्या मतलब रह जाता है और इसको विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारा आंसर है 1 वर्ष से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुछ खास बात देखी जाती है। वे नई शब्द का इस्तेमाल सीख जाते हैं और हर बात में इतना प्रयोग करते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि उनकी हर बात इसी शब्द यानी नहीं से शुरू होती है। यदि हम इस उम्र में बच्चों का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि अनेक प्रस्तावों और अनुरोधों के प्रत्युत्तर में वे अपना सिर न के संकेत में हिला देते हैं। वास्तव में बच्चों का पालनकर्ता के निर्देशों का हर बार पालन न कर अपनी मनमानी करना कई रोचक स्थितियां पैदा कर देता है। ठीक ऐसा ही जैसा कि दीपक और उसकी मौसी के बीच हुआ। दीपक मौसी द्वारा बनाया हुआ दलिया नहीं खा रहा था। उसकी मौसी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पुचकारा, मुस्कुराकर बुलाया और अंत में गुस्सा भी दिखाया, परंतु उनका कोई भी प्रयत्न दीपक को दलिया खाने के लिए राजी नहीं कर सका। वह हर बार नहीं में जवाब देते हुए बोतलों के ढक्कनों से खेलता रहा। मौसी हार कर लौटने ही लगी थी कि उनको एक तरकीब सूझी। उन्होंने बहुत गंभीरता से दीपक से कहा, अच्छा तो मैं रसोई में जा रही हूँ और तब तक यह दलिया बिल्कुल मत खाना, ठीक है? ऐसा कहते हुए वे रसोई की ओर जाने लगी। मौसी के व्यवहार में ऐसे आक्रमिक परिवर्तन से दीपक का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ और कुछ सोचते हुए उनकी ओर देखने लगा। वे अभी आधे रास्ते में ही नहीं पहुंची थी कि दीपक ने अपना खेल छोड़ा और शरारत भरी नजरों से मौसी को देखते हुए दलिया खाने लगा। तो इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वर्ड है स्टूडेंट्स, आपको याद हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं हमारा आंसर। यदि बच्चों को अन्वेषण करने की स्वतंत्रता न दी जाए तथा उन पर नियंत्रण रोक टोक थोप दी जाए, अर्थात उन्हें स्वायत्तता की स्वीकृति न दी जाए, तो इससे बच्चे अपनी योग्यताओं के प्रति संदेह पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए बार बार उनके कहना कि नहीं उसे मत छुओ, तुम उसे खराब कर दोगे, पानी से मत खेलो, या उसे उनके प्रयासों की प्रशंसा तो दूर उनका नकारात्मक विशेषण
करना, जैसे तुम खाना खाते समय हमेशा अपना चेहरा क्यों गंदा कर लेती हो, बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को हतोत्साहित कर सकते हैं, जैसे अपने प्रयासों के प्रति बार बार प्रतिबिंब और नकारात्मक विवेचन अनुभव करता है तो उन्हें अपनी योग्यताओं के प्रति शर्म और शक की भावना पैदा हो सकती है। जब बालिका फ्रॉक को उल्टा पहन पालनकर्ता को दिखाने के लिए जाती है तो वह गुस्से से कहती है, अब देखा तुमने यह क्या किया। तो ऐसे कथन बालिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वह हतोत्साहित हो सकती है। बालिका ने पहली बार अपने आप फ्रॉक पहनी है और वह अपनी इस उपलब्धि पर बहुत खुश है। वह चाहती है कि उसकी फ्रॉक उसकी प्रशंसा हो। ऐसे में प्रशंसा छोड़ उसका मजाक उड़ाना उसे और नए काम करने से हतोत्साहित करेगा। हतोत्साहित मतलब बच्चा आगे से वो काम कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करता है। बच्चों में अन्वेषण की इच्छा को बांधा नहीं जा सकता और ऐसा करना उचित भी नहीं है, परंतु हम बच्चे के रहने की जगह की वातावरण की व्यवस्था इस प्रकार ज़रूर कर सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिनट मैं देख लेती हूँ कहाँ गया हमारा आंसर। बच्चों में अन्वेषण की इच्छा को बांधा नहीं जा सकता है और ऐसा करना उचित नहीं है, परंतु हम बच्चे के रहने की जगह के वातावरण की व्यवस्था इस प्रकार जारी रख सकते हैं कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने बाकी और अन्य वस्तुओं जो बच्चों के लिए खतरनाक है या चोट लगाने का खतरा है उनकी पहुंच से दूर रहें। तो स्टूडेंट्स, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जो हमारे पास प्रीवियस मॉडल टेस्ट पेपर हैं उनके क्वेश्चन और भी हैं मेरे पास। मैं दूसरे वीडियो में आपको बाकी के क्वेश्चंस करवाऊंगी। आप लोग पहले इनकी तैयारी कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत फ़ायदा देंगे और आपके क्वेश्चन आंसर में ज़रूर आएंगे। आपको इनका आपके एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो यदि मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो आई साइट है वो कमज़ोर है तो कई बार मुझे वर्ड नहीं दिखाई देता है तो गलत पढ़ा जाता है। स्टूडेंट्स, शुभ इच्छाओं के साथ ऑल द बेस्ट। आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। आशा करती हूँ आपका ये जो पेपर है अच्छा हो। थैंक यू।